तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ जाइरेशन। देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है। इस बॉडी के मास मान लो स्मॉल m है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है तो स्मॉल आर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ओके, तो यदि बात कर इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो कितना होगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, कोई बॉडी है जिसकी मास m है और ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो कितना होगा, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। जब I क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑन व्हिच द बॉडी इज रोटेट्स। ओके, ठीक है। अब देखो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता चल गई कितना है, तो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब तुम एक चीज जानते हो क्योंकि वो चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, व्हाट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होती है, देखो मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी का सारा मास यहीं पर सिचुएटेड है, इस एक सिंगल पॉइंट पर सिचुएटेड है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर ऐसा मान लिया जाता है कि उस बॉडी का सारा मास उसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सिचुएटेड है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ओके। जैसे ये बॉडी है और ये है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी बॉडी का जो जितना भी मास है ना, इसी एक सिंगल पॉइंट पर प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो उसी जैसे इसका सेंटर ऑफ मास है वैसे इसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। हर बॉडी का अपना अपना सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे रेगुलर हो इरेगुलर हो, कोई भी बॉडी हो, हर बॉडी का अपना अपना सेंटर ऑफ मास होता है। इनके पास भी अपना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, इनके सेंटर ऑफ मास को बाहर निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। चलिए, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ये है वही एक्सिस ये है, ठीक है, सेम एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हमने क्या किया, इनके सेंटर ऑफ मास को निकाला, ठीक है, बाहर निकाला। तो मान लो यहाँ पर निकाल करके यहाँ पर रखे हमने, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रख दिया, हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, एक FBD बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। हमने इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाला और यहाँ पर रख दिया। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेम वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है वही एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास को, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का। हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास को ना इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या करेंगे, कभी पास लाएंगे कभी दूर ले जाएंगे। क्यों ऐसा करेंगे, कभी हम इनके पास लाएंगे या कभी इनके दूर ले जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसको लेफ्ट राइट क्यों घुमाएंगे, क्योंकि हमको वो पॉइंट चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस सेंटर ऑफ मास का वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए। हम क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करेंगे, आगे पीछे शिफ्ट करेंगे। कब तक शिफ्ट करेंगे, उस पॉइंट तक शिफ्ट करेंगे जहां पर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर ना आ जाए। ठीक है, पहले हमने क्या किया, चलो इस सेंटर ऑफ मास को यहां पर रखा, ठीक है, यहां पर रखा। इसको क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। और यहां पर जैसे ही ले गए ना, इस सेंटर ऑफ मास को यहां से यहां पर जैसे ही ले गए, हम देखे क्या कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ गई। ठीक है, हमने पहले यहां पर रखा था, फिर यहां से शिफ्ट किए यहां तक। जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक लाए ना, हमने देखा क्या, इस सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ गए। और ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, तो मान लो k है। इस सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, k है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से k वो डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से k वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का, इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ गए। k क्या है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ गई। तो यहां पर यदि बात करें सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। अच्छा, इस सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगी, ऑफ कोर्स एम होगी। क्यों एम होगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास इसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास इस सेम बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना। यदि इस बॉडी का मास एम है, इनका भी मास एम ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है, वो सिंगल पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ऐसा माना जाता है कि उस बॉडी का सारा मास सिचुएटेड होता है। और आप में से किसी भी बच्चे को ना ये जानना हो, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, डिटेल में जानना हो ना, सेंटर ऑफ मास के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप जाकर के मेरा सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर देख सकते हैं, मेरा सेंटर ऑफ मास वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो प्लीज रेफर दैट माय लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास यदि आपको डिटेल में जानना है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास, तो यदि इस बॉडी का मास m है तो इसका भी, इस सेंटर ऑफ मास का भी मास कितना होगा, तो m ही होगा। तो यदि बात करें सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो I बराबर कितना हो जाएगा, m के स्क्वायर। जब I क्या है, तो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास, m क्या है, मास ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास, ठीक है। k क्या है, k इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, k क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसी k को बोला जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। इस k को रेडियस ऑफ जाइरेशन क्यों बोले, क्योंकि k सेंटर ऑफ मास से वो डिस्टेंस है, इस सेंटर ऑफ मास का k इस सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ गई, ठीक है ना। और उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। जैसे यहां पर हमने मान लिया कि k डिस्टेंस पर इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ गए, मतलब इस k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसी k को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। समझ में आ गई रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहां से तुम लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास, सॉरी दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I सेम है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं, इस बॉडी के लिए लिख सकते हैं I इक्वल टू एम के स्क्वायर। क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। इनका I और इनका I दोनों का I सेम है, ठीक है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू एम के स्क्वायर, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जहां पर k क्या है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का डिफिनेशन क्या हुआ, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। रेडियस ऑफ जाइरेशन का डिफिनेशन क्या हुआ, कुछ भी रटना नहीं है, देखो समझ करके बोलो, मैं भी रट करके नहीं बोल रहा हूं, मैं भी समझ के ही बोल रहा हूं, तुम स्वयं से अपनी लैंग्वेज दे सकते हो। इनका रेडियस ऑफ जाइरेशन का डिफिनेशन क्या हुआ, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर, जिस पॉइंट पर इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाती है, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ द बॉडी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर इस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाती है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। चलो इनका डिफिनेशन लिखो, द रेडियल डिस्टेंस from the axis of rotation to a point at which
at which the moment of inertia the radial descends from the axis of rotation to a point at which the moment of inertia of the center of mass is center of mass of the body, center of mass of the body, किसी न किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा ही, हर बॉडी का अपना अपना सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द moment of inertia of the body is called radius of gyration. Radius of gyration. क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ gyration के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? I = mk² लिख सकते हैं ना, I = mk², अभी हमने बताया I = mk²। यहाँ से हम लिख सकते हैं k² = I/m, यहाँ से लिखेंगे k = √I/m। ठीक है, तो रेडियस ऑफ gyration के बराबर कितना आ गई अपनी? √I/m, जहां पर के क्या है? तो रेडियस ऑफ gyration है। के क्या है? रेडियस ऑफ gyration है ना। आई क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आपको रेडियस ऑफ gyration का इक्वेशन मिल गई, k = √I/m। और मैं बार बार कब से बोले जा रहा हूं, क्या बोले जा रहा हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हो सकता है आप में से किसी बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, तो प्लीज इसके लिए तो आपको रोटेशनल मोशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अलग से लेक्चर बना रखा है। जो बच्चे देखें उनको अच्छे समझ में आ रही होगी, और किसी भी बच्चे को हो सकता है वो नहीं देखे हो ना, यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में वो नहीं जानते हो और उनको अच्छे से जानना है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना लेक्चर बन चुकी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला अपना लेक्चर बन चुकी है। प्रीवियस में कोई भी लेक्चर होगा आपको जाकर सर्च करना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला मेरा टॉपिक देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे ना, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बार तो देखना पड़ेगा ना, सोच के तो नहीं होगी ना, सोच के बिना देख के डिसाइड नहीं कर सकते समझ में आएगी कि नहीं आएगी। एक बार जाके देखो, एक बार जाके देखोगे ना तब जाके डिसाइड करना। लेकिन आई गारंटीड यू, आई प्रॉमिस यू, आपको समझ में आनी है। जाइए देखिए मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वो टॉपिक, यदि किसी बच्चे को जानना हो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए तो ठीक है, इनको नोट कीजिए, और इनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो डायग्राम बने हैं ना, इनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इतना भी नोट करेंगे ना तो सफिशियंट है। लेकिन यदि आपको लगता है कि इसको भी नोट कर लें तो कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नोट कीजिए इसको। तो देखो रेडियस ऑफ gyration तो आप समझ ही लिए कि रेडियस ऑफ gyration क्या होता है। तो अब देखो कुछ फार्मूला वाला पार्ट देख लेते हैं। क्या होगा ये फार्मूला पार्ट जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप देखेंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, दो है वही जो पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फार्मूला सेक्शन। मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, और हमने ये भी मान लिया कि ये बॉडी है ना, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। आपको नहीं पता कितने टोटल पार्टिकल है, बट मान लिया हमने कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से ये बॉडी बनी हुई है।
ये है मान लो इसका मास m1 है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस बोल दे रहा हूँ वर्बली, सुनो। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2, m3, m4, इसी तरह से इनका मास है, ठीक है। और चलो एक बार कुछ कर देखो, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इनका मास m4 है। इस तरह से इन सारे पार्टिकल्स का मास है। ये जो बॉडी है ना n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है और सभी पार्टिकल का मास कितना है, m1, m2, m3, इस तरह से मास है, ओके। और इनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, तो इसका है मान लो r1 और इस तरह से इनका m2 का मान लो है r2 है, m2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, r2 है। इस तरह से m3 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, तो r3 है। इसी तरह सब पार्टिकल का m4 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, r4 है। इस तरह से m5 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, r5 है, ओके। और ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। समझ तो गए, कोई बॉडी है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, प्रत्येक पार्टिकल का मास कितना है, m1, m2, m3, m4, इस तरह से, और उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कितना है, r1, r2, r3, इस तरह से है, ओके। मुझे चाहिए इस बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या करेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, k √i/m। अभी हमने पढ़ा जहाँ पर k क्या है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन है, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। यदि इस बॉडी के लिए बात करें ना, ये तो बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, ये बॉडी n नंबर पार्टिकल से बनी हुई है, तो प्रत्येक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। प्रत्येक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में ऐड कर देंगे तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम वैसे ही जोड़ सकते हैं जैसे 1 + 2 = 3 जोड़ते हैं, 3 + 2 = 5 जोड़ते हैं, 4 + 2 = 6 जोड़ते हैं। वैसे ही हम स्केलर क्वांटिटी को आपस में सिंपली जोड़ सकते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए इनको आपस में हम सिंपली जोड़ सकते हैं। तो यदि मुझे इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, तो इस सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में ऐड कर देंगे। चलिए ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, मास m1 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 r1², m2 के लिए m2 r2², ठीक है ना। इस तरह से प्लस डैश 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 करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, mn rn², ठीक है, क्योंकि n नंबर पार्टिकल से बनी हुई है ना, इसलिए ऐसा लिख दिया। और नीचे में क्या कर देंगे, टोटल मास ऑफ द बॉडी। भाई टोटल मास ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगी, टोटल मास ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि मास भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यदि मुझे इस बॉडी का पूरा मास चाहिए ना, इस सारे पार्टिकल के मास को आप आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इस पूरे बॉडी का मुझे टोटल मास चाहिए ना, तो इस सारे पार्टिकल के मास को हम ऐड कर देंगे सिंपली, तो इस बॉडी का टोटल मास निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, m1 + m2 प्लस डैश 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 mn, n नंबर पार्टिकल से बना हुआ है इसलिए mn कर दिया हमने, ओके। ये होगी क्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन, इस बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन ये हो गई, ठीक है ना। ठीक वैसे ही है जैसे आपने पढ़ा था रेडियस ऑफ जाइरेशन, ओके। और मान लो कि m1 = m2 = डैश डैश mn = m, मतलब सारे पार्टिकल का मास सेम है, ठीक है। मान लिया हमने m1 = m2 = m3 = m4 = m, मतलब सारे पार्टिकल का मास क्या है, सेम है, ठीक है, ओके। तो चलो यदि ऐसा हो जाए कि सारे पार्टिकल का मास सेम है और इसको r1 r2 को मत बराबर कर देना, क्योंकि सब पार्टिकल का पोजीशन अपनी अपनी अलग अलग है ना, इसलिए r1 r2 आपस में यहाँ पर बराबर नहीं होगी, क्योंकि सारे पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग है, तो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, तो एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, तो एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, तो एक यहाँ प्रेजेंट है, तो इन सभी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग होगी ना, इसलिए r1 r2 भी अलग अलग होंगे, ठीक है। r1 क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, r2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास m2 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो m1 m2 आपस में बराबर हो गए, r1 r2 का आपस में बराबर मत कर देना, तो ठीक है। ऊपर में क्या कर देंगे, m तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि सारे मास बराबर हो गए, m1 = m2 = m3 = m, हमने मान लिया, यहाँ लिख दो लेट, m तो कॉमन हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, r1² प्लस r2² प्लस डैश 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 rn², और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, देखो n × m हो जाएगा ना, n × m, समझ पा रहे हैं ना,
n इंटू एम है। अच्छा कैसे, मान लो कि ये बॉडी दो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, दोनों का मास सेम है m एंड m, तो इनका बात करें टोटल मास कितना हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा। और यही बॉडी 3 पार्टिकल से मिल के बनी हुई है, 3 पार्टिकल के मिल करके बनी हुई है और तीनों पार्टिकल का मास सेम है, तो इनका टोटल मास की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 पार्टिकल है तो 2m, 3 पार्टिकल है तो 3m, उस तरह से n पार्टिकल है तो nm। समझ आ रहा है ना, 2 पार्टिकल है तो 2m, 3 पार्टिकल है तो 3m, उस तरह से n पार्टिकल है तो nm, तो नीचे टोटल मास कितना हो जाएगी, तो nm हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से m कट जाएगी ना, देखो m से m काटो और यहाँ पर हमको मिल जाएगी क्या, ऊपर में क्या मिल जाएगी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, टोटल मास। अच्छा नीचे में n आ गया ना, सॉरी m तो कट गई, नीचे में n बच गया, नीचे में क्या बच गया, तो n बच गया। ओके, और ये हमने क्या निकाला, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ दिस बॉडी k, जहां पर k क्या है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ दिस बॉडी है। ओके, r1 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, r2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास m2 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड rn क्या है, द डिस्टेंस ऑफ nth नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, भाई कितने पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है, यदि 5 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो n बराबर 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यदि ये बॉडी 10 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। ओके, क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ दिस बॉडी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। r1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, r2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल m2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी तरह से rn क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल nth पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो ये आपको हमने एक बार बता दिया, ये आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। ठीक है ना, आपको न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है ना, ये हेल्प कर सकता है। बाकी रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है आपने अच्छे से समझ लिया, और देखो अच्छे से तो समझना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपकी जरूरत है। हर काम अच्छे से करो, अच्छे से करोगे ना तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। यदि तुम चाहते हो ना कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो तुमको हर काम अच्छे से करना पड़ेगा। तुम जैसे भी केयरलेस करोगे ना, कोई भी काम केयरलेसली करोगे ना, तो तुम्हारा लाइफ भी केयरलेस हो जाएगा पूरी तरह से। वहाँ पर तुम डिस्टर्ब होते हो, वहाँ पर तुमको परेशानी होती है। तो यदि चाहते हो ना कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छे हो, तो तुमको हर काम अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छा कैसे अच्छा से करना पड़ेगा, खूब सुंदर सुंदर राइटिंग बैठा करके लिखना पड़ेगा क्या अपने नोटबुक पर, नहीं, वो तो राइटिंग साफ साफ लिखो, सही बात है, ठीक है, बट राइटिंग के पीछे नहीं भागनी है, साफ साफ लिखने उतना ही बहुत है। ओके, क्या करनी है, इनको अच्छे से समझना है, पूरे ध्यान से समझना है। एक बार में समझ में नहीं है, दूसरी बार में समझना है, तीसरी बार में समझना है, चौथी बार में समझना है, 5वीं बार में समझना है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़नी है। उसी को बोलते हैं अच्छे से अपना काम करना, अच्छे से पढ़ाई करना। तो यदि चाहते हो कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छे हो ना, तो फिर तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आपका काम ही आपके पास एक ही काम है भाई, पढ़ाई करना। इनके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। इसके अलावा तुम अच्छे से अच्छे काम भी कर रहे हो ना, सोशल वर्किंग, सोशल समाज सेवा भी कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारे लिए बुरा है भाई। समाज सेवा भी तुम्हारे लिए बुरा है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही काम है और इसी को अच्छे से करना है। इसके अलावा आप कोई भी काम करते हो ना, चाहे कोई भी अच्छी से काम क्यों नहीं हो, जिसका नाम अच्छे जैसे समाज सेवा करना, किसी का हेल्प करना, कर सकते हो, बट स्टूडेंट लाइफ में वो आपको अलाउ देता नहीं है, स्टूडेंट लाइफ आपको अलाउ करता नहीं है। चलो राह चलते कर दिए कभी कर दिए, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। राह चलते कभी कोई ज़रूरतमंद मिला व्यक्ति, उनको हम हेल्प कर दिए, अलग बात है, बट उसको एम लेकर के नहीं घूमना है। स्टूडेंट लाइफ में आपको पढ़ाई को एम लेकर घूमना है, ठीक है ना, और यही आपका काम है। एक बार तुम डॉक्टर बन जाओ, एक बार इंजीनियर बन जाओ, जो आपको बनना है वो बन जाओ, उसके बाद पूरे सोशल वर्क करो, कोई मना नहीं करता है। तो आपको अच्छे से करना है, क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के अलावा तुमको तो कुछ सोचना भी नहीं है। जैसे अर्जुन को चिड़िया के आँख के अलावा कुछ नहीं दिखती थी ना, वैसे पढ़ाई के अलावा तुमको कुछ दिखना भी नहीं है।
तो अच्छे से करना है, मतलब पढ़ाई को अच्छे से करना है, पढ़ाई को आप अच्छे से करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।